अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM में नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ अहम इश्यूज पर। पनामा हंगामा खत्म नहीं हुआ है। लोगों का कहना यह है कि पनामा हंगामा पार्ट 1 खत्म हुआ है, पार्ट 2 शुरू हो गया है। आज के प्रोग्राम में हम किन टॉपिक से बात करने जा रहे हैं वो जरा आपको जिक्र कर देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ने जो एक वर्डिक्ट तो दे दिया है, लेकिन उस वर्डिक्ट के साथ साथ एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलेगा यकीनन कि जब होंगी शरीफ खानदान के असासों की तहकीकात। हसन हुसैन के साथ साथ मरियम नवाज से भी होंगे सवालात। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जरदारी की वजीर आजम को ललकार, चौधरी निसार का जवाबी वार। इस्लामी मिलिट्री इत्तेहाद की सरबराही के लिए राहील शरीफ की तैयारी, जनरल राहील शरीफ साहब की तैयारी, हुकूमत की तरफ से NOC जारी। नाज़रीन, ये है वो इशूज जिन पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जिसने एक वर्डिक्ट तो दे दिया, और उस वर्डिक्ट में एक जो अहम चीज है जो लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जी वजीर आजम को स्टेप डाउन कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ताहम एक GIT सामने आई, GIT की कॉन्स्टिट्यूट करने की बात सामने आई, और GIT के लिए जो सवाल नामा तैयार किया गया है जिसके जवाबात उस GIT को ढूंढे हैं, उनका मैं आपसे पहले यहाँ पर जिक्र करती चलूं। उसके बाद जो हमें मेन बात करनी है वो ये बात करनी है कि हसन नवाज साहब इस GIT के सामने पेश होंगे, हुसैन नवाज साहब पेश होंगे, वजीर आजम साहब पेश होंगे, लेकिन मरियम सफदर साहिबा जिनकी दो चीजें थी, एक तो डिपेंडेंट का मामला भी था कि आया कि वज़ीर किफालत है या नहीं है, और उसके साथ साथ जो मेन चीज थी वो थी नेल्सन एंड नेस्को कंपनीज की वो बेनिफिशियल ओनर हैं, तो क्या उनको क्लीन चिट मिल गई है? उमर चीमा साहब क्या कहेंगे उनसे भी हम जानेंगे, लेकिन जरा क्विक रिव्यू करते हैं कि GIT का सवालनामा क्या है, किस बारे में अभी मजीद तहकीकात होना बाकी है। क्या वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके जेर कफालत अफराद, उनसे मुतालिक अफराद नवाज शरीफ के ऐलान करदा जराए आमदनी से ज्यादा असासे तो नहीं रखते? गल्फ स्टील मिल कैसे वजूद में आई? ये इदारा क्यों फरोख्त किया गया? इसके जिम्मे वाजिबात का क्या बना? इसकी फरोख्त से मिलने वाली रकम कहाँ इस्तेमाल हुई? इस मिल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम जद्दा, कतर और फिर बरतानिया कैसे मुंतकिल की गई? क्या 90 की दिहाई में हसन हुसैन नवाज शरीफ अपनी कम उम्री के बावजूद इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते या उनके मालिक बनते? क्या कतरी खतूत का अचानक मंजर आम पे आना हकीकत है या अफसाना? हसस बाजार में मौजूद शेयर्स फ्लैट्स में कैसे तब्दील हुए? नेल्सन और नेस्को कंपनी के असल मालिकान कौन है? हिल मिल्टन एस्टैब्लिशमेंट नामी कंपनी कैसे वजूद में आई? हसन नवाज शरीफ की जेर मिल्कियत फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनीज के कयाम के लिए रकम कहां से आई? इन कंपनीज को चलाने के लिए सरमाया कहां से आया? हुसैन नवाज शरीफ ने अपने वालिद को जो करोड़ों रुपए तोहफतन दिए वो कहां से आए? नाज़रीन, ये हैं वो सवालात जो कि अब जिनके जवाबात ढूंढने हैं। इस GIT को सुप्रीम कोर्ट ने GIT में जो कंसर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाम तलब कर लिए हैं कि अगले 7 दिन में दे दें ताकि GIT बन जाए, और 7 दिन के अंदर GIT बन जाए और फिर अगले 60 दिनों में वो इस तमाम सवालात के जवाबात ढूंढे, तैयार करे, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, और चीफ जस्टिस उसके बाद एक नया बेंच तश्कील देंगे जो कि फिर इस रिपोर्ट की रोशनी में अपना फैसला सुनाएगा, और उस फैसले के नतीजे में वजीर आजम साहब डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं अगर वो इस तहकीकात में असरअंदाज ना हो और ये तहकीकात साफ और शफाफ हो। यहाँ पर मामला हो रहा था, बात यहाँ पर आ रही थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कि क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा को क्लीन चिट मिल गई है? हकीकत क्या है ये जरा मैं आपके सामने पहले रखूंगी। एक ऑडियो क्लिप जो कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जब वो कल जो उन्होंने फैसला सुनाया, जो शॉर्ट ऑर्डर था, एक लंबा शॉर्ट ऑर्डर था, मेरा ख्याल है उसकी ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट हार्डली थी, लेकिन बहरहाल एक उनका सेंटेंस उसमें से हमने जो आपको सुनाना मकसूद है वो जरा सुनिएगा, क्योंकि उसमें बात हो रही है नेल्सन और नेस्को कंपनी की। जरा ये ऑडियो क्लिप गौर से सुनिएगा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब क्या कह रहे थे। Who in fact is the real and beneficial owner of Messrs Nielsen Enterprises Limited and Nescol Limited? मैं चाहूंगी कि जरा रिपीट कीजिएगा ये क्लिप, और इसको हम जरा बगौर सुनने की मैं कहूंगी अपने नाजरीन से कि बगौर सुने कि वो किन कंपनीज का नाम ले रहे थे। जरा सुनिएगा। Who in fact is the real and beneficial owner of Messrs Nielsen Enterprises Limited and Nescol Limited?
अच्छा, अब ये सवाल यहाँ पर उठाया गया है कि हु इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ नेस्कॉल लिमिटेड एंड नेल्सन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये वो दो लेटर्स हैं जो बारहा प्रोग्राम्स में शामिल हो चुके हैं, जो कि उमर चीमा साहब, जो कि आईसीआईजे के मेंबर भी हैं, इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि ये लेटर्स बिल्कुल सही है। और इसके जवाबात के लिए उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को खत भी लिखा था जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया था। ये दो लेटर्स हैं नेल्सन एंटरप्राइजेस लिमिटेड, नेस्को लिमिटेड, जिसमें बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली मेंशन है कि द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द कंपनी इज मरियम सफदर। दोनों लेटर्स में ये मेंशन है और उनके एड्रेस के साथ मेंशन है। अब सवाल ये है कि जब जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेट करना है कि इन कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर कौन है, तो यकीनन ये लेटर्स उनके सामने जाएंगे। और जब ये लेटर्स उनके सामने जाएंगे तो क्या उस जेआईटी में मरियम नवाज साहिबा को तलब नहीं किया जा सकता? उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उमर चीमा साहब से बात करते हैं। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ बहुत मुख्तसरन आपसे, बड़ा कैटेगोरिकली आपसे जाना है कि क्या मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट मिल गई है, वो इस जेआईटी में पेश नहीं होंगी, ना ही उनको तलब किया जाएगा? नहीं, कोई ऐसी क्लीन चिट नहीं मिली। जो डिपेंडेंट का इशू है उस पे अदालत ने उन्हें क्लियर किया है, लेकिन जो असल मामला है वो बेनिफिशियल ओनरशिप का है कि ये जो दो कंपनीज है नीलसन और नेस्कॉल, इनकी हकीकी मलकियत किसके पास है। तो जो पैनामा पेपर्स की डॉक्यूमेंट्स हैं उधर से हमें यही पता चलता है कि उसकी हकीकी मालिका मरियम सफदर है। तो ये तय होना अभी बाकी है। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है उसके स्कोप में जिन सवालों के जवाबात देना शामिल है या उन्होंने जवाब उसके कलेक्ट करने हैं, उसमें ये भी है कि ये हकीकी मलकियत का मामला, इसको भी तय किया जाए। तो लिहाजा ये मामला तो भी बाकी है। इसमें तो क्लीन चिट जिस तरीके से मीडिया में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं। अच्छा, देखिए, जो मीडिया प्रोजेक्ट करिए ना, उसमें जो मैंने भी पढ़ा है उसमें मेंशन बेसिकली उन्होंने ये किया हुआ है कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 और रिस्पोंडेंट नंबर 6 और रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी नवाज शरीफ साहब, हसन नवाज, हुसैन नवाज, ये जेआईटी में पेश होंगे। रिस्पोंडेंट नंबर 8 जो कि मरियम साहिबा हैं, उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया। तो क्या जेआईटी जो है वो तलब कर सकती है मरियम नवाज साहिबा को भी, या तलब करेगी ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि इन दो कंपनीज के बेनिफिशियल ओनर कौन है, अगर इन लेटर्स को सही मान लिया जाए, जिसको आप भी सही मानते हैं? नहीं, जब जीआईटी को जरूरत पड़ती है फिर तो वो कॉल कर सकते हैं। ये इन्होंने इसी से ज्यादा तासुर लिया या इसको तासुर को फैलाया कि चूंकि उनको पेश होने का हुक्म नहीं है, लिहाजा वो उनको क्लीन चिट है। वो अगर हसन या हुसैन के बारे में ये मामला है ना कि ये हुसैन का दावा है कि मैं हकीकी मालिक हूँ इन कंपनीज का, लेकिन जो दस्तावेजात हैं पनामा पेपर की, उससे लगता है कि मरियम सफदर इसकी हकीकी मालिका है। तो अगर हुसैन उनको मुतमिन करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर मरियम सफदर को भी बुलाया जा सकता है। बुलाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, वो तो बुलाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हो गई है कि जी जो नेल्सन एंटरप्राइजेस लिमिटेड है और जो नेस्को लिमिटेड है, उसकी जो बेनिफिशियल ओनर है, जो लेटर हमारे पास है और जिसकी तस्दीक उमर चीमा साहब कर चुके हैं, उसके मुताबिक बेनिफिशियल ओनर मरियम साहिबा है। अब जो लोग कहते हैं, अब जो इसका जो प्रोब होगा कि इसके बेनिफिशियल ओनर कौन है, जिस तरह से जस्टिस आसिफ सईद कोसा साहब अपने इस वर्डिक्ट में वो जिक्र कर रहे थे, तो यकीनन ये लेटर सामने जाएंगे। जब ये लेटर सामने जाएंगे तो वो जो सवालात हसन, हुसैन और वजीर आजम साहब से होने हैं, वो मरियम नवाज साहिबा से भी होंगे और जीआईटी उनको तलब कर सकती है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस तमाम तर वर्डिक्ट में उनका नाम नहीं है, उनके लिए भी मैं अर्ज कर दूं कि पेज नंबर 10 पे देख लीजिए। आज हमने इसको बड़ा डिटेल के साथ थॉरली स्टडी भी किया है। पेज नंबर 10 जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 के साथ जो उन्होंने दीगर के नाम दिए हैं, उसमें उन्होंने नाम दिया है मिस्टर हुसैन नवाज का, जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 7 है, मिस्टर हसन नवाज साहब जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 8 है, और उसके साथ मरियम नवाज साहिबा, जिसके बारे में उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली यहाँ पे लिखा है कि मरियम नवाज शरीफ ऑल्सो known as Maryam Safdar, respondent number 6, also holds some valuable properties in her own name. और जब ये वर्डिक्ट में आ गया है
तो फिर प्रोब इस वर्डिक्ट का भी डेफिनेटली होगा। प्रोग्राम में आगे चलते हैं, बात करते हैं कि हर तरह से धूम है कि वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाएं, लेकिन जो सवाल हम यहाँ पर उठा रहे हैं कि जो रिजर्वेशंस और तहफुजात का इजहार अपोजिशन मिलकर कर रही है कि इन्फ्लुएंस करेंगे वजीर आजम का जो ऑफिस है वो, तो क्या ये आला अदलिया के मोअज़्ज़िज़ अदलिया के इल्म में नहीं था जब वो तमाम इंस्टीट्यूशन को करार दे चुके हैं कि वो कोलैप्स हो चुके हैं, वो काम नहीं करते हैं, तो फिर ये क्यों कर होगा? फवाद चौधरी साहब जो कि पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है और उसके साथ साथ एमएनए नून लीग मियां अब्दुल मन्नान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वापस आते हैं, दोनों शख्स से आपसे बात करेंगे। वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पाकिस्तान के जो इंसाफ के इदारे हैं ये बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। ये प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करता है, ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोसीड भी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हुए क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? हम इसके ऊपर बीटिंग करेंगे कि जेआईटी के ऊपर हमने अदालत में क्या फिर से जाना है। आईसीआईजे की वेबसाइट के ऊपर वाज़ेह तौर पे और जर्मन अखबार में लिखा हुआ है कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी ओनर है। अगर वो निकलाती है जेआईटी में, उन्होंने कहा है कि ये इन्वेस्टिगेट होगी। मियां साहब, एक वक्त था हमने आपसे कहा था न दो इस्तीफा, आज एक वक्त है हमने आपसे कहा है कि इस्तीफा दो। हम इस जेआईटी को नहीं मानते। आपके कहने पे हम जेआईटी बना लेते हैं, जिसके सरबराह डाकू आसिफ अली जरदारी को बना दें, अपनी आंटी यान अली को साथ उसका मेंबर बना दें, साथ उसके डॉक्टर आसिम को, तो फिर आप अपने अंकल शजीद मेमन को उसका मेंबर बना के फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक रिवायत है कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान पर नरम हाथ रखा जाता है, जेआईटी को मुस्तरद करते हैं। जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था, अब इंशाअल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे। कुछ नहीं कर सकते सवाए रोटियां तोड़ने के, वो भी सरकारी रोटियां। अब कुछ नहीं कर सकते। अब जाएं और जाके दोबारा या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए, आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। ये क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी कौम को ईमानदारी और दियानत पर लेक्चर दें। जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू तो आप सुन रहे थे और इस गुफ्तगू में जो चीज़ बड़ी सामने आई है वो यही है कि जो इस वक्त लफ्ज़ों की जंग जारी है पनामा वर्डिक्ट के बाद बेसिकली अब अपोजिशन, ज्वाइंट अपोजिशन का मुतालबा सिंपल सा ये है कि जी वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाए, जबकि पीएमएलएन अपना एक मौक़िफ़ रखती है कि जी इतनी बड़ी जीत उनको नसीब हो गई है और इतने बड़े क्राइसिस से वो बज़ाहिर निकल गए हैं, तो वो और उनको अवाम का मैंडेट भी हासिल है, तो वो क्यों कर मुस्ताफी हो जाए। इस पर हम बात करेंगे। पीटीआई के स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ मियां अब्दुल मन्नान साहब जो कि एमएनए है पीएमएलएन के, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का, और इसके साथ साथ मन्नान साहब आपको भी सलाम और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। फवाद चौधरी साहब, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, ये जो आप लोग इश्यूज बता रहे हैं ना कि जी ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगी, 19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वजीर आजम का को किस तरह से उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे या उनको प्रोब करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि ये तमाम शकूक व शुबात क्या अदलिया के इल्म में नहीं थे? जो अदलिया ने फिर भी एक जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट करने का हुक्म दिया, ये सारी शकूक व शुबात तो उनके इल्म में भी होंगे ना, ये वो जानते होंगे कि कितने इदारे हमारे कॉम्पिटेंट हैं। ना सिर्फ फिल्म में है बल्कि अगर आप देखें तो पांचों जजेस ने, इवन जो जजेस जिन्होंने ये रिव्यू में जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की, दो जो जजेस हैं लॉर्डशिप आसिफ सईद खोसा साहब और जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने तो बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि वज़ीर आज़म के होते हुए तहकीकात मुमकिन नहीं है और उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की। जो तीन जजेस जिन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन नहीं की, उन्होंने भी अपने फैसले में चेयरमैन नैब को और इदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने अपनी फंक्शनैलिटी नहीं की। इसके बावजूद उन्हीं इदारों से कहा कि आप अपने नुमाइंदे दें और प्रोब करें, और उसके ऊपर ये उन्होंने कर दिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट का एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। जो नहीं, मेरा मकसद फवाद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अदालत ने, मुअज़्ज़िज़ अदलिया ने ये सब जानते हुए कि अदारे करप्ट है, जो जो चीजें आपने भी बयान की, जरूरत नहीं महसूस की कि वजीर आजम को ये कहते हैं कि जी आप स्टेप डाउन हो जाए जब तक कि ये प्रोब हो या ये तहकीकात हो, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक है लीगल मोरालिटी और एक है पॉलिटिकल मोरालिटी।
جو ہم مطالبہ کر رہے ہیں دنیا بھر میں کوئی دنیا میں جمہوریت نہیں ہوگی جہاں پر کسی جو 5 ججز کا ایک آبزرویشن اس طرح کی سخت آبزرویشنز آئیں اور اس کے بعد بھی وزیر اعظم چمٹے رہے کہ نہیں موریلٹی کی بات ہے یہ دیکھیں نا پولیٹیکل موریلٹی کی بات پولیٹیکل موریلٹی ایگزسٹ کرتی تو میاں صاحب پاناما میں نام آنے کے بعد ہی غائب ہو چکے ہوتے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی پاکستان یہ بات آپ کی درست ہے میاں عبد المنان صاحب آپ کیا کہیں گے اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جماعت اسلامی دیگر اپوزیشن جماعتیں سب یک زبان ہے کہ میاں صاحب کو کم از کم ان 60 دنوں کے لیے تو مستعفی ہو جانا چاہیے یا اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے بات ہے یہاں پر پولیٹیکل موریلٹی کی اگری اور ناٹ اگری دیکھیں میری بات سنیں بات یہ کہ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں کہ جو 2 ججوں کی بات کرتے ہیں وہ 3 ججوں کی کیوں نہیں کرتے 3 جج ان سے کیوں نہیں متفق ہوئے 3 ججوں نے کیوں اختلاف کیا 3 ججز کی بات تو کر رہے ہیں میری بات نہیں کر رہے نا یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں بات یہ کہ 2 ججیں چھوٹے ہوتے ہیں میں آپ کو تاریخ یاد دلاتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا جو فیصلہ ہوا تھا اس پہ بھی اکثریتی فیصلہ تھا اس فیصلے کو نکال لیں لیکن عمل درآمد اکثریتی فیصلے پہ ہوا تھا اقلیتی جج نے جس نے اس کے خلاف ڈیپینڈنگ نوٹ لکھا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اچھا منان صاحب عبد المنان صاحب میں اسی لیے عرض کر رہی ہوں میں مختصر اس لیے کر رہی ہوں اس بات کو کہ بات لیگل موریلٹی کی نہیں ہو رہی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عدالت نے یہ فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل موریلٹی اخلاقیات یہ کہتی ہے کہ علیحدہ ہو جائے تاکہ شفافیت پہ اثر انداز نہ ہو آپ آ جائیں پولیٹیکل اخلاقیات کی پولیٹیکل اخلاقیات کے بلند دعوے کون کر رہا ہے بیداری صاحب ہنسی آتی ہے عمران خان صاحب 65% کی بہت دیتے ہیں عمران صاحب اپنا کردار دیکھیں ہم اگر رد کریں گے تو شکایت ہوگی عمران خان کی باقی ساری کمزوریوں کے در چھوڑ دیں صرف ایک کمزوری میں چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلے سال خان صاحب نے 73,442 روپے ٹیکس دیا ہے اور احساس سے 1 ارب 65 کروڑ کی اس سے زیادہ کسی قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا اور جو آج آپ 35 نمبر ہو وہ کسی نے کیا مداخلت کر سکتے نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اثاثے بڑھ گئے خان صاحب کے یہ چیک کر لینا الیکشن کمیشن کا کارڈ دیکھ لیں وہ اس سے انٹر لنک نہیں ہے نا وہ ایشو اگر ہم کہیں نہیں ہے اچھا فواد چودھری صاحب کو جواب تو بن نہیں رہا آپ سے یا دینا نہیں چاہ رہے آپ اچھا پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی موریلٹی کو تو کہیں ٹچ بھی نہیں کرتے خان صاحب وہ کون سی موریلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا وہ تو ان کا اپنا جو کیریکٹر ہے وہ کہیں ٹچ نہیں کرتا موریلٹی نہیں کیا مطلب کیا اس کا کیا مطلب ہے پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ نہیں جانتے کہ پچھلے سال جو اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خان صاحب کا ٹیکس کا ایشو ہے خان صاحب نے ٹیکس اتنا دیا ہے ان کے اثاثے اتنے ہو گئے لیکن میرا خیال ہے ہم اگر ٹاپک پہ رہے منان صاحب نہیں لیکن یہ کوئی خان صاحب کا ہے ٹیکس کا ایشو مجھے تو پتا نہیں ہے اچھا چلے خیر ان کو پتہ نہیں ہوگا نا اچھا بات یہ ہے بیسکلی پتہ نہیں خیر وہ تو جو بھی باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں آئی اچھا ایشو یہ ہے فرینکلی بات یہ ہے اس وقت کہ جو اس وقت جو 5 ججز ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے کنکلوژن دیا ہے جو یہ پیناما کا پہلی بات تو یہ کہ پیناما کو نیوز 1 نے تو بریک نہیں کیا تھا یا نادیہ مرزا نے کہ آپ کہہ دیں پاکستان میں یا پی ٹی آئی نے ہم نے تو نہیں کیا تھا آئی سی آئی جے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اس نے دنیا بھر کے سکیم جو دیے اس میں نواز شریف صاحب کا ان کی فیملی کا سکیم آیا ہم نے اس کام کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے اب سپریم کورٹ کے 5 ججز نے پیناما پیپرز کے جو فیکٹس ہیں ان کو ریکٹیفائی کیا ہے 5 کے 5 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں سبسٹینٹیو ہیں پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اور ایون پی ٹی آئی کے بھی جو فیکٹس ہیں یہ نہیں ہیں آئی سی آئی جے کے جو فیکٹس ہیں جو پیناما پیپرز میں سپریم کورٹ کے 5 ججز سمجھتے ہیں وہ بڑے سبسٹینٹیو ہیں 3 ججز اور 2 ججز ان میں سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے سبسٹینٹیو ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر گھر بھیج دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے اور جسٹس کوسا صاحب سمجھتے نا اب فیصلہ اب عمل درآمد اس پہ ہوگا جو میجورٹی ہے فرق سمجھ لینا 5 جج کہہ رہے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ سبسٹینٹیو ہیں 2 کہہ رہے ہیں اتنے سبسٹینٹیو ہیں کہ ان کو گھر بھیج دینا چاہیے 3 کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر مزید 60 دن کا پروب چاہیے یعنی 5 ججز اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ وہ جو ایلیگیشن ہے چلے میں تھوڑا سا آگے بڑھتی ہوں میاں عبد المنان صاحب یہ پاکستان طریقے جھوٹ اور طریقے الزام کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کہا کہ یہ وضاحت طلب ہے اور جے آئی ٹی اسے وضاحت نہیں ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ اپنا پیٹ
जवाब दे दें। मियां अब्दुल मन्नान साहब, क्या ये इत्तलात दुरुस्त है? मेरे पास ये इत्तलात है कि नजर सानी की अपील दायर करने जा रही है PMLN पनामा फैसले पर। ये कानूनी बातें हैं, ये कानूनी बात में हम देखेंगे, लेकिन फैसले की जहाँ तक बात है उन्होंने नहीं, आपके इल्म में है ये बात? आपके इल्म में है ये बात? आप इसकी तस्दीक करेंगे? नजर सानी की अपील करने जा रही है? नहीं, मेरे बिल्कुल इल्म में नहीं है, लेकिन जो फैसला का जवाब नून लीग के एमएनए बेचारे को कौन पूछता? यहाँ वजीरों से जो है वो 6-6 महीने बाद वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होती है। आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या JIT को चैलेंज करने जा रही है PTI? क्योंकि आज खान साहब असेंबली के बाहर ये बात कर रहे थे कि हो सकता है कि हम JIT को चैलेंज करें और सुप्रीम कोर्ट जाए। आप मुतमईन नहीं है? क्योंकि JIT को पीपल्स पार्टी रद्द कर चुकी है, मुस्तरद कर चुकी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खान साहब ने ये नहीं कहा था, ना ही हम कोई भी, हमने पहले ही ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है हम इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। अब बल्कि हमारी ख्वाहिश ये है और हम समझते ये है, फैसला तो चीफ जस्टिस साहब ने करना है और उनका प्रेरोगेटिव है बेंच बनाने का, और हम चीफ जस्टिस साहब पे भी मुकम्मल हमारा एतमाद है और जो फैसला करेंगे उसको भी हम कबूल करेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि जो नया बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाए वो इन्हीं जजेस के ऊपर बनाए जिन्होंने ये फैसला किया है, ताकि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है वो पूरे का पूरा नया शुरू उसको ना करना पड़े। जब JIT की जो सुपरविजन है वो भी इन्हीं जजेस को करनी चाहिए, कि इन जजेस को एक एक अब इच्ची बिच्ची का पता है, उनको पता है क्या मामला क्या है, इल्जामात क्या है, एविडेंस क्या है, और ये जजेस बेहतर तरीके से उस JIT को सुपरवाइज कर सकते हैं। बाकी फैसला तो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस साहब ने करना है जैसे वो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, और इसके साथ साथ मियां अब्दुल मन्नान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि ऑपोजिशन का, ज्वाइंट ऑपोजिशन का मुतालबा इस वक्त यही है कि जी वजीर आजम साहब मुस्ताफी हो जाए, लेकिन बात वही है कि ये सारी बातें पॉलिटिकल मोरालिटी की जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, और हम वही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट करती तो मेरा ख्याल है जिस वक्त ये पनामा पेपर का इशू आज से 1 साल कबल सामने आया था उसी वक्त ये काम हो जाता, और वजीर आजम साहब टाल मटोल और कभी जुडिशल कमीशन और कभी TORs और कभी कौम से खिताब, इसमें शायद वो पढ़ते ही नहीं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और उस वर्डिक्ट के नतीजे में जो JIT तश्कील देने की बात की, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इदारे थे उनसे उनके रिप्रेजेंटेटिव तलब भी कर लिए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर उनके नाम दे दीजिए ताकि वो उनके नाम अप्रूव हो और उसके बाद JIT तश्कील दी जा सके। वो कौन से सवालात हैं जो कि JIT में उठाने हैं, मैं जरा कोई उसका रिव्यू कर लेती हूँ, फिर प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि क्या मरियम नवाज साहिबा को क्लीन चिट मिल गई है। इस किस्म की जो स्पेकुलेशन या मिसलीड खबरें जो हमारे सामने आ रही है उसकी हकीकत क्या है। उमर चीमा साहब हमारे साथ होंगे जो ICIJ के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का JIT के लिए तैयार सवालनामा कि क्या वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या उनके जेर कफालत अफराद या उनसे मुतालिक अफराद नवाज शरीफ के ऐलान करदा जराए आमदनी से ज्यादा असासे तो नहीं रखते। सवाल नंबर 2 है कि गल्फ स्टील मिल कैसे वजूद में आई, ये इदारा फरोख्त क्यों किया गया, इसके जिम्मे वाजिबात का क्या बना, इसकी फरोख्त से मिलने वाली रकम कहां इस्तेमाल हुई, इस मिल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम जद्दा, कतर और फिर बरतानिया कैसे मुंतकिल हुई, क्या 90 की दिहाई में हसन और हुसैन नवाज शरीफ अपनी कम उम्री के बावजूद इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते या उनके मालिक बनते, क्या कतरी खतूत का अचानक मंजिल आम पर आना हकीकत या फसाना, हसस बाजार में मौजूद शेयर्स फ्लैट्स में कैसे तब्दील हो गए, नेल्सन और नेक्सन नामी कंपनीज के असल मालिकान कौन है, हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट नामी कंपनी कैसे वजूद में आई, हसन नवाज शरीफ की जेर मिल्कियत फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट और दीगर कंपनीज के कयाम के लिए रकम कहां से आई, इन कंपनीज को चलाने के लिए सरमाया कहां से आया, हुसैन नवाज शरीफ ने अपने वालिद को जो करोड़ों रुपए तोहफतन दिए वो कहां से आए। नाज़रीन, ये है वो सवाल जो कि जिसके जवाबात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है उसमें ढूंढे जाएंगे और मालूम किए जाएंगे। अब ये जवाबात किससे मालूम किए जाएंगे? एक चीज तो यही है कि जी वो जवाबात मालूम किए जाएंगे जिसमें वजीर आजम भी पेश होंगे, जिसमें हसन नवाज को भी बुलाया जाएगा, जिसमें हुसैन नवाज को भी बुलाया जाएगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा जिनकी डिपेंडेंट का केस भी था उस पर तो उन पर बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो बात की गई है नेस्को और नेल्सन कंपनीज की कि उसका जो बेनिफिशियल ओनर है वो कौन है, जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्या मरियम नवाज साहिबा को नहीं
नहीं बुलाया जाएगा। मेरे पास जो चीजें हैं वो मैं आपसे जरा शेयर करूंगी, बल्कि उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि ICIJ के रहनुमा भी हैं। मैं जरा उनसे बात करती हूं, बल्कि मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेती हूँ। जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी उमर चीमा साहब से भी बात करूंगी। कुछ चीजें हमारे पास हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का एक ऑडियो क्लिप जो कि उस फैसले का है, उसमें वो क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पर ये जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि PTI और PMLN की जो आपसी लड़ाई है, या जो ये जो वर्ड ऑफ वॉर है, या वॉर ऑफ वर्ड है, वो कोई नई नहीं है। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त आमने सामने है वो पीपल्स पार्टी और PMLN भी है। उसकी क्या वजूहात रही, इस पे भी ये भी जानना जरूरी है। जो फ्रेंडली ऑपोजिशन वाला जो एक परसेप्शन था वो किस तरह से खत्म हो गया, ये जानना भी जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं। आज भी जब कल जरदारी साहब ने वजीर आजम साहब से इस्तीफा डिमांड किया पनामा वर्डिक्ट के बाद, उसमें चौधरी निसार साहब कहते हैं कि कयामत की निशानी है कि जरदारी साहब बैठकर हमें ये तलकीन कर रहे हैं। उसका जवाब आज जरदारी साहब ने एक जलसे में भी दिया, जब वो जंग में एक जलसा कर रहे थे। उस पर रिएक्शन लूंगी आबिद शेर अली साहब से, जो कि वजीर भी है, PMLN के बड़े सीनियर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम आबिद शेर अली साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आबिद शेर अली साहब, मैं चाहूंगी जरा सुन लीजिएगा कि जरदारी साहब आज के जलसे में किन अल्फाज से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जिक्र खैर कर रहे थे, फिर जानूंगी आपसे कि आप इस पे क्या कहते हैं। जरा प्ले कीजिएगा जी। जिस तरह हमने मुशर्रफ को घर भेजा था, अब इंशाल्लाह हम नवाज को घर भेजेंगे। कुछ नहीं कर सकते सवाए रोटियां तोड़ने के, वो भी सरकारी रोटियां। अब कुछ नहीं कर सकते। अब जाएं और जाके दोबारा या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए, आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूँ। आबिद शेर अली साहब, ये क्या हो गया? जो फ्रेंडली अपोजिशन होती थी, जो मुफाहमत की सियासत करती थी, हर कड़े वक्त में आके आपको सहारा देती थी, आज लांडी जेल में भेज रहे जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब को। ये मैं समझता हूँ कि जरदारी वो डाकू है जिसने मिस्टर 10% से ये 100% बन गया। ये वो डाकू है जिसने डाका मार के स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट तोड़े। ये वो डाकू है जिसने सरे माल खरीदा। ये वो डाकू है जिसने अयान अली, शकील मेमन और डॉक्टर आसिम को पैदा किया है। ये वो डाकू और कातिल है जिसने उजैर बलोच के जरिए बहुत से लोगों को कत्ल करवाया। मैं डिमांड करूंगा कि इसका केस मिलिट्री कोर्ट के अंदर भेजना चाहिए, ट्रायल होना चाहिए इस तरह के कातिलों का और इस तरह के किराए के गुंडे रखने वाले सियासतदानों का। ये बाजारी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके पास दिल धरने को जगह नहीं। इनको तकलीफ ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिंध के लोगों की आवाज बने हैं। इन्होंने सिंध में लूट बाजार का मीना बाजार लगाया हुआ था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिंध में आ जाते ही ये तड़प उठे हैं, हम सिंध के लोगों को उनका हकूक दिलाएंगे। ये हमारी जमात की ड्यूटी है और हम सिंध को उसी तरह बनाएंगे जिस तरह वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब को बनाया है। बिल्कुल आबिद शरीफ साहब, अल्लाह आपको इतनी तौफीक दे कि हकीकतन जिस तरह से पंजाब बनाया है शहबाज शरीफ साहब ने, वैसा आप लोग सिंध बना दें। लेकिन सवाल ये है कि ये जो 10% से 100% बने, और ये जो डाकू हैं, और ये जो सब आप कुछ जिन अल्फाज से आप उनको याद कर रहे हैं, उस डाकू को आपने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब वो रायवन मियां साहब के साथ बैठ के उनके साथ खाने खाते थे? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब आप दोनों शख्सियात आपस में मुलाकातें करती थी? उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब PTI ने धरना दिया हुआ था तो यही पीपल्स पार्टी आपको सहारा दे रही थी? उस वक्त आपने उस पीपल्स पार्टी का सहारा क्यों लिया जिसका जो एक लीडर है, जिसका जो मेन जो बंदा है, रहनुमा है, वो इतना बड़ा डाकू है? मोहतरमा, हमें अल्लाह रब्बे करीम का सहारा और पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम का सहारा है। हमने आज तक किसी बैसाखियों पे का सहारा नहीं लिया। अगर इन डाकुओं को और सहारे की इनको जरूरत थी जब इन्होंने गवर्नर राज लगाया था पंजाब के अंदर, अगर ये जमीन पे गिरे हुए थे जब आजादी अफादिये अदविया के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लाखों लोगों का समंदर
ले आए थे सड़कों के ऊपर, ये भी पाकिस्तान की एक तारीख रकम थी। अगर इनको पकड़ना होता, अगर हमने हुकूमत और जमहूरियत को डिटेल करना होता, तो वो वक्त था कि हम कर सकते थे जब लोग हमें पुकार रहे थे कि इस डाकू से जान छुड़ाएं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने जमहूरी तरीके से जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए इन चोर लुटेरों डाकुओं से पाकिस्तान की जान छुड़ाई। अब ये लांडी जेल की बात कर रही है, तो वो बुजदिल लोग हैं, तकरीर करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, तो फिर 3-3 साल के लिए खुद साख्ता जिला वक्ती इख्तियार कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अदलिया का बेड़ा गर्क करते हैं और अदलिया पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। आबिद शेर अली साहब, फिर आप ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? आप इतने बड़े डाकू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? आप मेरी बात सुने, हमने इन लोगों के केस और रेफरेंसेस बनाकर नैब के हवाले किए हुए हैं। अब जो बेल है वो हुकूमत नहीं देती, हुकूमत तो इनके रेफरेंसेस, हमने तो अयान अली का नाम अरबों रुपए लेकर भाग रही थी, जो अरबों रुपए अरबों डॉलर पहले लेकर भाग गई, फिर उसको पकड़ा, उसके पैसों को जब्त किया। लेकिन नहीं, तो अयान अली का ताल्लुक जरदारी साहब से क्या है? देखिए, कौन जरदारी साहब से उसका ताल्लुक, उसकी फ्रेंड, उसकी जो भी ताल्लुक था, पैसे तो जरदारी साहब के थे। शजीद मेमन के घर से 5-5 अरब रुपए नहीं, अयान अली का जिक्र आप लोग करते हैं जब जरदारी साहब का जिक्र आता है, तो जरदारी साहब का अयान अली से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है उसका अयान अली का। अयान अली जो भी पैसे ले जाती थी वो आसिफ अली जरदारी के थे। तो जो वकील गवर्नर पंजाब का था, देखे तकलीफ इसको होती थी अयान अली के पकड़े जाने पर। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं भी ये भी डिमांड करूंगा जो उजैर बलोच ने इंकशाफात किए हैं, उसकी रोशनी में आसिफ अली जरदारी को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करना चाहिए उस कातिल का जिसने कराची के बेगुनाह लोगों को मारा है अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर। ये एक दूसरे के साथी नहीं है। सिंध की आवाम को इन डाकुओं से, लुटेरों से इंशाअल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन से इनका छुटकारा भी दिलाएंगे और डिमांड करते हैं कि आसिफ अली जरदारी का केस उजैर बलोच के साथ मिलकर मिलिट्री कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल होना चाहिए। अच्छा, आबिद शरीफ साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप इतनी बड़ी आप लोग दावे तो इसका कर रहे हैं, कहीं आप पीछे तो नहीं हट जाएंगे? जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब पीछे हटे थे जब मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि आप माफी मांगे, आपने गलत बात की है। जब शहबाज शरीफ साहब 2013 के इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि जरदारी के गले में हम पट्टा डालेंगे और सड़कों पर घसीटेंगे और उसका पेट फाड़ेंगे और स्विस अकाउंट के जो पैसे हैं वो वापस लेकर आएंगे, कि ऐसा ना हो कि कल आपको भी माफी मांगनी पड़ जाए? मोहतरमा, हमने तो स्विट्जरलैंड से एक मुआहदा भी कर दिया है कि जिन की हुकूम जैसे जैसे गई है, हमने तो उनके साथ MOU साइन किया है कि ये लुटेरे जो पाकिस्तान का पैसा लूट के लेकर आए हैं वो पैसा पाकिस्तान में वापस लाया जाए। नंबर 2, अदालतें फैसले करती हैं, बेलें हुकूमत नहीं देती। हुकूमतें केस बनाकर अदालतों में दे देती हैं। बेल करना ये अदालतों का काम है, ये हुकूमत का काम नहीं। अदालतें इनको बेल दे देती हैं। हमने अदालतों के फैसलों का हमेशा एहतराम किया, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। आज ये डाकू अदालतों के फैसलों के खिलाफ चलते हैं। ये जो मर्जी कर ले, 2 लोग तो ये इकट्ठा नहीं कर सकते। सिंध में जब बेनजीर की बस्ती होती है, पूरे सिंध को छुट्टी करवा कर लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर भी चंद 100 अफराद को इकट्ठा करके जलसा करते हैं। ये तो इनकी औकात रहती है। इन लोगों को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है सामने, क्योंकि लोगों ने मीडिया के जरिए लोगों ने फिजिकली देखा है तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, बिजली के लगते हुए कारखाने, मोटरवे बनती हुई। आबिद शेर अली साहब, बिजली पे तो जरा तफसीली बात होगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि जरा बिजली पे तफसीली बात कीजिएगा किसी वक्त। अभी हमारा ये आज प्रोग्राम का टॉपिक नहीं है, वरना मैं जरूर आपसे बात करती हूँ। मैं इसके लिए हाजिर हूँ, जब चाहेंगी मैं बिजली के बारे में बात करने के लिए ठीक है। फिलवक्त मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने जो पीपल्स पार्टी का जो जरदारी साहब आज जलसे में जो इजहार ख्याल कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब को लांडी जेल भेजने के वाले से, उसका जवाब बड़ा
करारा जवाब आबिद शेर अली साहब ने दे दिया। थैंक यू वेरी मच आबिद शेर अली साहब हमें टाइम देने का। ये जवाब है आबिद शेर अली साहब का, लेकिन उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि अयान अली जो पैसा लेके मुल्क से बाहर जा रही थी वो पैसा आसिफ अली जरदारी का था। लेकिन सवाल ये भी साथ में है कि क्या आबिद शेर अली साहब किसी फोरम पे इसको साबित भी कर सकेंगे। नज़ीर, दूसरी तरफ हमें बात है एक और इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट पर भी हमें करनी है। जनरल राहिल शरीफ साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ साहब आज सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और सऊदी अरब के खुसूसी तैयारी में गए हैं। उनको गवर्नमेंट की जानिब से आज एनओसी भी मिल गया है। पीटीआई और कुछ सवालात पीपल्स पार्टी ने भी उठाए थे, लेकिन जो मेजर कंसर्न था, जो ऑपोजिशन हो रही थी वो पीटीआई की जानिब से हो रही थी। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उनके कुछ मुतालबात भी थे कि हुकूमत ऐसे कैसे उनको एनओसी जारी कर रही है अगर वो मिलिट्री अलायंस के सरबराह बनने जा रहे हैं, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे, उसके मकासद क्या होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये तमाम चीजें। लेकिन हुकूमत ने कहा भी कि हम इसको शेयर करेंगे, पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, ख्वाजा आसिफ कहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज एनओसी जारी हो गया। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस हवाले से कुछ मजीद आप तक बात पहुंचाएंगे। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इससे पहले कि मैं पीएसपी के जारी उस धरने के हवाले से बात करूं जो कि कराची शहर को रहने के काबिल शहर बनाने के लिए जो उनकी कोशिशें हैं उस पर हम बात करेंगे। आसिफ हसनैन साहब हमारे साथ पीएसपी का जो कराची प्रेस क्लब के सामने धरना है वहां से मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले जो एक पोल जो पब्लिक पल्स पे हमने कराया था, वो पोल ये था कि पनामा केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवाम कितनी मुतमईन है, क्योंकि एक बड़ा पॉपुलर वर्डिक्ट अवाम एक्सपेक्ट कर रही थी। जो हमारे पास अब तक का रिजल्ट है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। 21% अवाम कहती है कि वो उससे फैसले से मुतमईन है, सुप्रीम कोर्ट के पनामा फैसले से। 72% लोग कहते हैं कि फैसले से मुतमईन नहीं है। 7% लोग कहते हैं कि पता नहीं है। तकरीबन 650 से 700 के करीब इस पे वोट्स अब तक पड़े हैं, क्योंकि हमने शाम में इस पे ट्वीट किया था। बहरहाल आसिफ हसनैन साहब पीएसपी के रहनुमा कराची डिवीजन के सदर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ हसनैन साहब। जी वालेकुम सलाम। आसिफ हसनैन साहब, 16 दिन का धरना हासिल क्या, कोई संजीदगी से क्यों नहीं ले रहा आपको? देखिए जी, असल में जो हमारे यहाँ जिस किस्म का एनवायरनमेंट गुज़िश्ता कई सालों से पॉलिटिकल बना हुआ है और हुकूमती जो इक़दामात हैं उसको हुकूमती बेहिसी कह लें, ख़ास तौर पर सिंध में अगर कहा जाए तो सिंध की पोजीशन ऐसी है कि सिंध के हुक्मरां सिंध में हुकूमत के नाम पर एक माफिया बन चुके हैं। हाँ। और यहाँ पर बुनियादी सहूलतें और ज़रूरतें तो दूर की बात है, जो वो तमाम चीज़ें जो कि लोगों को पानी जैसी जो ज़रूरत है उससे भी लोगों को महरूम कर दिया है। अब मुझे बताएं कि पानी कचरे जैसी मामलात, सफाई सुथराई जैसे मामलात, आपके मुतालबात तो 100% जेन्युइन है ना। आप अपनी जात के लिए मुतालबे नहीं कर रहे, मुस्तफा कमाल साहब अपनी जात के लिए मुतालबे नहीं कर रहे, कराची शहर के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी सुनी क्यों नहीं जा रही? संजीदगी से आप लोगों को लिया क्यों नहीं जा रहा? देखें, संजीदगी से इसलिए नहीं लिया जा रहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से सिंध में जिस तरह के कालमे होते रहे, जिस तरह के नेगोशिएशंस होते रहे, जिस तरह माजी में एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी आपस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन रखकर लोगों को, सिंध के और खास तौर पर कराची के लोगों को जिस तरह बेवकूफ बनाते रहे, ये सारी वो सूरत हाल थी जिसकी बुनियाद पर लोगों ने, सिंध के लोगों ने अपनी तकदीर समझ लिया। आप ये कह रहे हैं कि समझ गए कि अब ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं, अंदर मुकमुका होता था, तो आप लोगों से भी यही सोच रहे हैं कि बस ये इनको भी ऐसी करो, आगे बढ़ा दो। यकीनी तौर पर उनके जहन में अब यही सारी चीजें थी कि जिस तरह की सूरत हाल सिंध में माजी में रही है, इसी तरह पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि ऐसे ही इक़दामात होंगे। तवज्जो दिलाओ, नोटिस कैसे आगे जाएगा, कैसे कब तक आप लोग यहाँ पे इस तरह बैठे रहेंगे? व्हाट्स नेक्स्ट? देखें जी, हमने जो कुछ गेन किया है वो सबसे बड़ा ये है कि पहले तो हमने लोगों को इस बात को बताने में कामयाब हो गए कि ये आपकी तकदीर नहीं है, बल्कि ये आपकी तकदीर पर मुसल्लत किए गए लोग हैं। अब ऐसा क्या? और ये जो कुछ आपसे कह रहे हैं, अब जो कुछ आपसे ये कह रहे थे माजी में या आज तक,
وہ ساری چیزیں آپ کی تقدیر نہیں تھی. اب آج کی صورتحال یہ بنی ہے کہ لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں جو یہاں پر ہمارے دھرنے میں شریک ہوئے ہیں. سب ٹھیک ہے, میرا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ اب آپ ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی بات کو سنی جائے. کب تک آپ لوگ پریس کلب کے آگے احتجاجی دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے؟ ہم وہی کرنے جا رہے ہیں جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی یا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جب سول ڈکٹیٹر بن گئے تو سب نے دیکھا پی این اے کی تحریک چلی اور وہ سول ڈکٹیٹر کے آگے لوگ کھڑے ہو گئے. آج بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے نام پر جو آمریت مسلط سندھ میں کر دی ہے اس کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور اس میں کامیاب ہو گئے کہ لوگوں کو دیکھیں, ہم ایجیٹیشن کرنے نہیں جا رہے, ہم کرنے جا رہے ہیں لوگوں کو کھڑا کرنے جا رہے ہیں اپنے معاملات کے لیے. لوگ موٹیویٹ ہو چکے ہیں, لوگ وارم اپ ہو چکے ہیں, لوگ وارم اپ ہو چکے ہیں, موٹیویٹ ہو چکے ہیں, لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, مجھے آصف حسنین صاحب کھڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے, کراچی کی جو جماعتیں ہیں نا, ایم کیو ایم نے بھی 23 اپریل کو ریلی نکالنے کی بات کر لی ہے. کراچی کے حقوق کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے, انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی ہے. سپورٹ کریں گے؟ دیکھیں جو لوگ بھی سندھ میں لوگوں کے لیے, عوام کے لیے کھڑے ہونا چاہتے ہیں, ہم بالکل سب کو سپورٹ کریں گے. وہ جماعت اسلامی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو. آصف حسنین صاحب, یہ ایم کیو ایم پاکستان جو نہیں ہے. ایم کیو ایم پاکستان ایک بڑی حقیقت ہے, ایک بڑی جماعت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں 23 اپریل کی ان کی ریلی کو پاک سرزمین پارٹی سپورٹ کرتی ہے, نہیں کرتی ہے, کرے گی, نہیں کرے گی؟ ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں کہ پاک سرزمین اور مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے دھرنے میں بیٹھنے کے بعد, کھڑے ہونے کے بعد, شہر کی آواز دینے کے بعد, اگر جو کچھ 9 سال تک ہوتا رہا تھا, اس 9 سال کے بعد اگر پہلی دفعہ دیگر سیاسی جماعتیں کراچی کے سندھ کے ایشوز پر کھڑی ہیں, ہم اس کو خوش آئند کہتے ہیں, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈپلومیٹک جواب سے باہر نہیں آتے نا, مطلب وہ جو کھڑی ہیں. ارے میں آپ سے بڑا کلیئر کٹ سوال کر رہی ہوں, آپ سے کلیئر کٹ جواب چاہ رہی ہوں. ایم کیو پاکستان کی 23 اپریل کی ریلی کو سپورٹ کریں گے, نہیں کریں گے؟ ہاں, نہیں؟ دیکھیں, ہم تو ابھی خود اسٹرگل کر رہے ہیں, خود کوششیں کر رہے ہیں, تو ہم اس کو خوش آئند کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو خوش آئند کہہ سکتے ہیں. نہیں, سپورٹ سے مراد آپ کی کیا؟ سپورٹ سے مراد ہے ہم تو خود دھرنے میں بیٹھے, ہم تو خود دھرنے میں بیٹھے. آپ ابھی بھی ایم این اے ہیں؟ ہم تو خود دھرنے میں بیٹھے. نہیں, میں ریزائن دے چکا. آپ سیلری ڈرا کر رہے ہیں؟ 5 ستمبر کو میں ریزائن بھجوا چکا. سیلری ڈرا کر رہے ہیں؟ میں 5 ستمبر, مجھے نہیں پتا اکاؤنٹ میں سیلری جا رہی ہے, میں 5 ستمبر کو ریزائن دے چکا ہوں. اتنے ننھے کاکے تو آپ نہیں ہے نا کہ جی 8 مہینے سے اکاؤنٹ میں سیلری جا رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, بڑے آپ لینڈ لارڈ ہیں. میں 5 ستمبر کو ریزائن دے چکا ہوں. نہیں, 8 مہینے سے آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے پاس مجھے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہے, نہ میں اجلاس اٹینڈ کر رہا ہوں, آپ کو پچھلے 8 ماہ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ میرے بینک اکاؤنٹ میں اگر سیلری آ رہی ہے تو میں نے وڈرا نہیں کی, اس لیے کہ جب میں ریزائن دے چکا ہوں, اگر وہ ریزائن ایکسپٹ ہو گیا, تو اس ڈیٹ سے مجھے سن تو لیں بات, اگر وہ ریزائن ایکسپٹ ہو گیا تو مجھے وہ ساری واپس کرنی ہوگی, تو میں نے اس کو وڈرا نہیں کی ہے. ڈان کی سٹوری ہے, وہ کہتے ہیں, ڈان کی سٹوری ہے, ایم این اے ہے. آپ آج بھی آپ قومی اسمبلی میں جائیں, آپ وہاں پہ پرسنلی مل لیں, آپ وہاں پہ کہیں کہ جی میں نے ریزائن کیا, یہ جی آپ کی سیلری 8 مہینے کی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے. آصف حسنین صاحب, خدا کو مانے, آپ وہی وطیرہ نہ اپنائیں جن کے الزامات آپ دیگر پارٹیز کو دیتے ہیں. آپ جس ڈان اسٹوری کی بات کر رہی ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے, میرے کہنے پر جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں میرے کہنے پر لکھی ہیں, اور میں نے ہی ان کو ساری باتیں بتائی ہیں. ایک سیکنڈ, آپ قومی اسمبلی میں بالکل جاؤں گا, آپ پارلیمنٹ میں جائیں, آپ اپنا استعفیٰ دیں, آپ وہاں پہ کہیں کہ جی میں یہ ریزائن کرتا ہوں, اور یہ آپ 8 مہینے خاموش بیٹھے ہیں اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سیلری آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا تو پہلے مہینے میں آپ کا فرض تھا کہ وہ سیلری آپ واپس کر دیتے. نادیہ, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مجھے وہاں جانا ہے, میں جیسے ہی فارغ ہوں گا بالکل جاؤں گا. میں کنٹینیو انگیج ہوں, کبھی حیدرآباد, کبھی 23 مارچ, اور پرائرٹیز کی بات ہے آصف حسنین. اچھا چلے چھوڑے, آپ نے نہیں کی, مجھے بتائیں آپ یہ 8 مہینے کی سیلریز واپس کریں گے؟ میں نے چھوڑ دیں,
आप 8 इसको महीने की पर्सनल सैलरी ला वापस लें, करेंगे? इसको पर्सनल ला लें। मैंने विड्रॉ की नहीं है तो वापस करने का क्या है? अरे आपके अकाउंट में है ऑफिस मैंने ऑफ थोड़ी सेल कहा है। साहब। तो वो वापस ले लेना, मैंने कब वो कहा ले है? लें। मैंने कौन सा वो कैसे इजलास लेंगे आपके अकाउंट से वापस? क्या हो गया आसिफ जिस हसनैन वक्त साहब? एक्सेप्ट कर ले वापस ले लें। नहीं, वो वापस नहीं ले अरे सकते, तो मैं तो आप रिजाइन वापस कह तो देंगे। वो वापस नहीं ले सकते, आपको मैं- देना होगा। मैं- कोई अकाउंट से रकम जमा कराए भी वापस मैं- निकाल सकता है। मैं कुछ कह लूं आपसे, अगर गुस्ताखी ना हो तो कहिए। देखिए, पहली बात ये है मैं 5 सितंबर को आपको क्लियर कह चुका हूं, मैं रिजाइन दे चुका हूं, भेज चुका हूं, मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, फैक्स कर चुका हूं। अब अगर कोई मेरे अकाउंट में डाल रहा है, वो अकाउंट गवर्नमेंट खिलवाती है। चले जो जी। अकाउंट खुलता है ना, वो आज़ाद मिन गवर्नमेंट फजले खुलवाती रब्बी। है। अब कोई डाल रहा है गवर्नमेंट तो अगर लेने बाज से रही है तो इनकार उसको कैसे वापस कर ले ले। सकते हैं? मुझे बहुत अगर शुक्रिया आसिफ हसनैन साहब, मुझे अगर लेकिन इन पैसों की जरूरत होती, सुन ले इखलाकियात का पैसों की तकाजा है जरूरत कि होती ये आप उस तो मैं सैलरी उनको वापस करें, क्योंकि आप वो इखलाकियात ड्यूटीज अंजाम नहीं दे रहे। मुझे रिजाइन एक्सेप्ट करें और ले लें मुझसे। मैंने थोड़ी ले विड्रॉ क्यों? कर रहा वो हूं नहीं उसको, ले रहे, लें आप दे वापस। दें। तो मैं डाल ही नहीं रहा हूँ, तो ठीक मैं है, कहाँ थैंक से यू दे वेरी दूं? मच आसिफ जो हसनैन डाल साहब। रहा है वो वापस ले बहुत लेना। शुक्रिया आसिफ हसनैन जी, जी। साहब। मुख्तसरन ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आ गई है तो अब आपका फर्ज है आप वापस कर दें, जाएं और जाके कहें कि ये मेरा रेजिग्नेशन है, अब मैं फर्दर सैलरीज के या किसी किस्म के इंसेंटिव्स के और पर्क्स का एलिजिबल नहीं हूं। बट एनीवेज, प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करते हैं इस खबर के साथ कि 23 अप्रैल की जो एमके पाकिस्तान की रैली है उसको महाजिर कौमी मूवमेंट ने सपोर्ट कर दिया है। आफाक अहमद जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज है, वो कहते हैं कि 23 अप्रैल की रैली को हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो कराची और के कॉज के लिए। और इसी की तरह इत्तलात है, अभी जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन इत्तलात है कि पाक सरजमीन पार्टी भी 23 अप्रैल की एमक्यूएम पाकिस्तान की रैली को सपोर्ट करेगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।